पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। भाषा। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। नेताजी जनता को और फिल्म एवं टेलीविजन के कलाकार दर्शकों को अपनी बात बोलकर समझाते हैं और हम समझते जाते हैं। इसी प्रकार समाचार पत्र और पुस्तकें लिखित रूप में अपनी बात प्रकट करती हैं और लोग पढ़कर समझते हैं। अपनी बातों को लिखित या मौखिक माध्यम से दूसरों को समझाना और उनकी बात समझना ही भाषा है। जिस माध्यम से हम अपने विचार प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा की रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। पहला मौखिक भाषा। जब हम बोलकर या परस्पर बातचीत के द्वारा अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा सुनकर दूसरों के विचार जानते हैं, तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे मोबाइल फोन पर बातें करना, आपस में बातचीत करना, भाषण देना, डॉक्टर का मरीज से बातें करना इत्यादि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। 2. लिखित भाषा। जब हम अपनी बातें लिखकर प्रकट करते हैं, तब उसे लिखित भाषा कहते हैं। छपी हुई पत्रिकाएं, किसी के लिए लिखे हुए पत्र, पुस्तकें, इंटरनेट, सूचना बोर्ड आदि लिखित रूप में हमें जानकारी देते हैं तथा हम पढ़कर समझते हैं। अपनी बातों को लिखकर प्रकट करना ही भाषा का लिखित रूप है तथा जब हम उसे पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। समाचार पत्र पढ़ना, कहानियां, उपन्यास पढ़ना, पत्र लिखना, बोर्डों पर लिखी सूचनाएं आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। मातृभाषा। जिस भाषा को बच्चा सबसे पहले अपनी माँ और परिवार के अन्य सदस्यों से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। माँ बच्चे के सबसे निकट होती है, इसलिए बच्चा माँ द्वारा बोले गए शब्दों को सीखने का प्रयास सबसे पहले करता है। इसी प्रकार वह परिवार के अन्य सदस्यों की भाषा सुनने, समझने और सीखने का प्रयास करता है। बच्चे के परिवार में यदि हिंदी बोली जाती है तो बच्चा हिंदी सीख जाता है। इसी प्रकार पंजाबी परिवार में पैदा हुआ बच्चा पंजाबी सीख जाता है। यही हिंदी या पंजाबी बच्चे की मातृभाषा बन जाती है। अतः जिस भाषा को बच्चा अपने परिवार में सबसे पहले सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा। कोई भी राष्ट्र विशाल भूभाग पर फैला होता है और उस राष्ट्र में भांति भांति की भाषाएं बोली जाती हैं। इन्हीं भाषाओं में कोई भाषा ऐसी होती है जिसका प्रयोग अधिकांश लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है। उस भाषा को राष्ट्र की अधिकतम जनसंख्या समझती है। यही उस राष्ट्र की
राष्ट्रभाषा बन जाती है। अतः जिस भाषा का प्रयोग देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। इस दृष्टि से हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। राजभाषा। किसी देश में भले ही अनेक भाषाएं बोली जाती हों, परंतु वहां के कार्यालयों और राजकाज के कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा संवैधानिक रूप से निश्चित रहती है और उस भाषा को ही राजभाषा कहते हैं। हिंदी को राजभाषा का गौरवपूर्ण स्थान 14 सितंबर 1949 को मिला था। अतः जो भाषा किसी देश के कार्यालयों और राजकाज के कार्यों में प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी है। बोली। भाषा का सीमित एवं क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। किसी स्थान विशेष के लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। इसका क्षेत्र सीमित होता है, जबकि भाषा का प्रयोग विस्तृत भूभाग पर किया जाता है, जिसका प्रयोग करना अधिकतम जनसंख्या जानती है। बोली का अपना कोई लिखित साहित्य नहीं होता है। उस क्षेत्र विशेष में प्रचलित लोकगीत, लोक कथाएं आदि उस बोली को विख्यात बनाते हैं। किसी एक भाषा की अनेक बोलियां हो सकती हैं, अतः भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा और बोली में अंतर। भाषा, बोली। 1. भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। यह राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोली जाती है, जबकि बोली का प्रयोग स्थान विशेष तक सीमित होता है और सामान्यतः केवल उस स्थान पर ही वह बोली प्रयुक्त की जाती है। दूसरा, भाषा। भाषा का अपना लिखित साहित्य एवं व्याकरण होता है, जबकि बोली में अपना कोई साहित्य नहीं होता है। तीसरा, भाषा। भाषा में व्याकरण एवं सिद्धांतों का महत्व होता है, जबकि बोली में कहावतों, लोकगीतों और लोक कथाओं को महत्व दिया जाता है। 4. भाषा। भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जबकि बोली की अपनी कोई अलग लिपि नहीं होती। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। संकेत बिंदु। मीडिया के प्रकार प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक दूसरे का पूरक, दोनों मीडिया के उदाहरण। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया से अधिक कारगर। मनोरंजन के साधन, जीवन शैली पर बुरा प्रभाव, प्रचार प्रसार के साधन। प्रिंट मीडिया वह माध्यम है जिसके द्वारा प्रकाशित सामग्री जो अखबार या पत्र पत्रिकाओं के द्वारा हम तक पहुंचती है। इसमें समाचार पत्र सबसे प्रमुख है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इंटरनेट इत्यादि आते हैं। इन दोनों माध्यमों को सही से अलग अलग कर पाना कठिन है, क्योंकि मोबाइल में आने वाले एसएमएस भी तो लिखित सामग्री ही है और फेसबुक पर दी जाने वाले सामग्री भी लिखित शब्द ही है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ही प्रचार प्रसार के माध्यम हैं और आज स्थिति यह है कि मीडिया ही काफी हद तक जनमानस को प्रभावित भी कर रहा है। राजनीतिक और सामाजिक जीवन में मीडिया हमारी सोच को प्रभावित करता है। प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी लगभग वही सामग्री हमारे सामने आती है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम तक पहुंचती है। सुबह का समाचार पत्र और शाम या रात के समय टेलीविजन पर दिखाई गई खबरों, विवेचनों, वक्तव्यों या विश्लेषणों में बहुत अंतर नहीं होता। समाचार पत्रों में छपी सामग्री पर यदि यह आरोप लग सकता है
कि वे किसी विशेष राजनीतिक दल की विचारधारा से प्रभावित हैं, या हो सकता है तो टेलीविजन पर दिखाई जा रही चर्चाओं में भी कार्यक्रम संचालक के प्रश्न या टिप्पणियां इस दृष्टि से संदेह के घेरे में लाई जा सकती हैं। अखबार में विज्ञापन हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ब्रेक के बाद से हम कहां बच पाते हैं। प्रिंट मीडिया में भी अश्लीलता की सीमा के बहुत निकट दिखने वाले विज्ञापन मिल सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विशेषकर टेलीविजन में भी इस तरह के विज्ञापनों की भरमार रहती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया से भी अधिक कारगर तरीके से हमारे समाज और व्यक्ति के चिंतन और विचारधाराओं प्रभावित करता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मनोरंजन का भी महत्वपूर्ण साधन है। इस माध्यम ने प्रकाशित सामग्री को पढ़ने के लिए जो समय चाहिए उसको एक सीमा तक विशेषकर बच्चों से छीन लिया है। टेलीविजन पर दिखाई जाने वाली सामग्री विशेषकर सीरियल महिलाओं की जिंदगी के अनेक पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। नए समाज की संरचना को मीडिया के इस रूप ने कई अर्थों में प्रभावित किया है। एक कहावत है, जो दिखता है वह बिकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखाता भी है और सुनाता भी है। एक प्रकार से यह कर्ण सुख का माध्यम भी है और दृष्टि सुख का भी, लेकिन हमारी आंखों और कानों के लिए इससे बड़ा प्रदूषक भी शायद ही कोई हो। प्रिंट यानी छपा हुआ विचार देर तक हमारे पास सुरक्षित रह सकता है, ऐसी धारणाएं एक समय तक थीं, लेकिन अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित सामग्री का संकलन भी उतना ही आसान है। आज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों हैं। दोनों के अभी बने रहने की आशा है, क्योंकि पुस्तकें, पत्रिकाएं और समाचार पत्र कम होने की बजाय बड़े ही हैं। लोग पढ़ने के प्रति भी उसी अनुपात में जागरूक हो रहे हैं जितना दृश्य श्रव्य माध्यमों से जुड़ने के प्रति लालायत हैं। हाँ, अनुपात घटता बढ़ता रहता है। आज के जीवन में व्यक्ति और व्यक्ति के बीच तो दूरियां बढ़ रही हैं, लेकिन प्रचार प्रसार के इन माध्यमों से निकटता बढ़ी है। परोपकार। संकेत बिंदु। परोपकार शब्द का अर्थ। परोपकारी तथा पशु प्रवृत्ति मानव में अंतर। परोपकार के प्रति तुलसीदास जी का संदेश। परोपकारी प्राकृतिक संसाधन से सीख लेना। परोपकारी महापुरुषों के विषय में इतिहास गवाह। परोपकार सीनुभूति का पर्याय रूप। परोपकारी बने, जीवन सुखी बनाए। परोपकार शब्द पर एवं उपकार दो शब्दों के मेल से बना है। पर का आशय है दूसरा और उपकार का अर्थ है भलाई। इस प्रकार परोपकार का अर्थ दूसरों की भलाई करना है। दूसरों के प्रति अच्छा कार्य करना परोपकार कहलाता है। यह एक पवित्र भावना होती है जिसकी अपेक्षा हर व्यक्ति में की जाती है। परोपकार की भावना मानव को इंसान से फरिश्ता बना देती है। मनुष्य में कुछ गुण ऐसे होते हैं जो उसे पशुओं की श्रेणी से अलग करते हैं। ममता, दया, साहस के अलावा परोपकार को भी ऐसे ही गुणों में शामिल किया जाता है। वास्तव में जिस व्यक्ति में परोपकार की भावना नहीं होती है वह मनुष्य कहलाने के लायक नहीं रहता है। स्वार्थी होना और सिर्फ अपना ही भला सोचना पशुओं का काम है। गोस्वामी तुलसीदास ने परोपकार के बारे में कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। प्रकृति का अंग अंग परोपकार में लिप्त है। सूर्य दिन भर प्रकाश और ऊष्मा देता है जो प्राणियों का जीवन आधार है। पहाड़ों की चोटियां बर्फ का संचय करके उसे गर्मियों में पानी के रूप में बदल देती है और प्राणियों के सूखे कंठ को शीतल करती हैं।
नदियां अपना पानी कभी नहीं पीती और वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाते हैं। फूल अपनी खुशबू दूसरों के लिए बिखेरते हैं, तो मधुमक्खियां अपना शहद दूसरों के लिए संचित करती हैं। हमारे देश का इतिहास परोपकार के उदाहरणों से भरा पड़ा है। हमारे देश के अनेक महापुरुषों ने परोपकार के लिए अपने धन और तन को तुच्छ समझा। मनुष्यता की भलाई के लिए महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियों का दान दिया, तो राजा शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया। कर्ण ने अपनी जान की परवाह किए बिना कवच दान दे दिया। महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद, ईसा मसीह, स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक आदि का नाम परोपकार के कारण ही अमर हो गया है। हमारे देश के ऋषि मुनि तो दूसरों की भलाई के लिए ही जीते मरते थे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है, सही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। परोपकार की भावना बलवती होने के कारण ही हमारे देश के हजारों देशभक्त हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए और अपनी जान देकर हमें आजादी दे गए। जब पेड़ पौधे, सूर्य, चांद, बादल, पशु पक्षी परोपकार में लीन रहते हैं, तो हम तो मनुष्य हैं। हमें इनसे सीख लेकर यथासंभव अधिकाधिक परोपकार करना चाहिए। परोपकार सहानुभूति का पर्याय है। यह सज्जनों की विभूति है। परोपकार हमें स्व की संकुचित भावना से ऊपर उठाकर पर के निमित्त बलिदान करने को प्रेरित करता है। जनसंख्या की समस्या। संकेत बिंदु। देश के विकास में अवरोधक। अधिक जनसंख्या वाला दूसरा देश। जनसंख्या के अनुपात में प्राकृतिक संसाधन कम। सुखमय मानवीय जीवन के लिए अभिशाप। अंधविश्वास एवं अज्ञानता इसके कारण। जनसंख्या रोकने पर सरकारी तंत्र का कठोर नियम बनाना। जनसंख्या न बढ़े इसके लिए जागरूक होना। हमारे देश में अनेक जटिल समस्याएं हैं जो देश के विकास में अवरोध उत्पन्न करती हैं। जनसंख्या वृद्धि भी देश की इन्हीं जटिल समस्याओं में से एक है। संपूर्ण विश्व में चीन के बाद भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। बढ़ती जनसंख्या कई समस्याओं की जड़ है। बढ़ती जनसंख्या का संबंध महंगाई, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से भी कहीं न कहीं जुड़ा है। जनसंख्या तो किसी भी राष्ट्र की शक्ति होनी चाहिए, फिर यह समस्या कैसे हो गई? एक प्रश्न और भी है कि यह कैसे तय किया जाए कि किसी राष्ट्र के लिए जनसंख्या बोझ बन रही है। जन ही सबसे अधिक गैर जरूरी अवांछित प्राणी होता जा रहा है। ऐसा उन देशों के साथ अधिक है जहां जमीन और प्रकृति से जुड़े प्राकृतिक संसाधन जन बहुलता के अनुपात में कम है। भारत का भूगोल गवाह है कि यहाँ जन घनत्व आवश्यकता से अधिक बढ़ रहा है। चीन में आबादी भारत से अधिक है, लेकिन भूमि को जनसंख्या से विभाजित किया जाए तो हम भारतीय काफी दरिद्र होते जा रहे हैं। घटती मृत्यु दर और बढ़ती जन्म दर इसके प्रमुख कारण हैं। आप मृत्यु दर को बढ़ाने का परामर्श तो नहीं ही देंगे। अंकुश लगना चाहिए बढ़ती जन्म दर पर। बच्चे पैदा करने की जो होड़ सी लगी रहती है, उसके पीछे कारण है। एक कारण तो है व्यक्ति का गैर जिम्मेदार होना, दूसरा कारण है अशिक्षा, गरीबी और अंधविश्वास, तथा इन अंधविश्वासों का कारण है अज्ञानता। अब सवाल उठता है कि सारी समस्याओं की जड़ इस बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। लोग सीधे सीधे जिम्मेदारी सरकारी तंत्र के कंधों पर डाल देते हैं।
सरकार कड़े कानून बनाकर इस पर अंकुश लगा सकती है। सरकारी तंत्र में ऐसे कठोर नियम बनाने की इच्छा शक्ति का अभाव है। इसी तरह जनसंख्या बढ़ती रही तो खाद्यान्न, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सभी क्षेत्रों में संकट ही संकट नजर आएंगे। अब जरूरत है कि 1 या 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाए, उनको शिक्षित किया जाए, पुत्र प्राप्ति की चाह जैसे अंधविश्वासों को तोड़ा जाए। धीरे धीरे थोड़ी बहुत जागरूकता लाकर तो आई है, लेकिन इतनी जागृति काफी नहीं है। अधिक बच्चे पैदा करने वालों का प्रशासनिक एवं सामाजिक स्तर पर बहिष्कार भी एक प्रभावी हल हो सकता है। इस संबंध में और देर हुई तो बढ़ती जनसंख्या का अजगर हमारे विकास के पौधे को कभी वृक्ष नहीं बनने देगा। आज भी देश की आबादी के बहुत बड़े हिस्से के पास न भरपेट रोटी है, न तन ढकने को वस्त्र, न रहने को मकान। इस सब के पीछे अकेली जनसंख्या ही एकमात्र कारण हो ऐसा नहीं है, लेकिन जनसंख्या की बढ़ोतरी इस हालत के पीछे का सबसे बड़ा कारण जरूर है। यदि समय रहते इस दिशा में देशव्यापी जागरूकता उत्पन्न होती है तो निस्संदेह हम विश्व के अग्रणी देशों में अपना स्थान बना सकते हैं। गांवों का देश भारत। संकेत बिंदु। भारत गांवों का देश। 80% लोग गांवों में बसना। गांवों की अनुपम छटा। शहरी और ग्रामीण जीवन में अंतर। गांव का विकसित होना। उत्तम स्वास्थ्य का मिलना। प्रेम तथा सौहार्द का मिशन। गांवों के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित होना। हमारे भारत को गांवों का देश कहा जाता है। भारत की 80% आबादी गांवों में रहती है। भारत को गांवों का देश कहा जाता है। यहाँ चारों ओर लहलहाते खेत और हरे भरे वृक्ष लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यहाँ की शीतल और ताजी हवा मन को प्रसन्न कर देती है। भारतीय गांव प्रकृति की गोद में बसे होते हैं। हरे भरे पेड़ों के बीच बने घर, हरे भरे खेत और मैदान, तरह तरह के पशु पक्षी इन गांवों की प्राकृतिक सुषमा में वृद्धि करते हैं। एक ओर खेत में झूमती तरह तरह की फसलें और दूसरी ओर गांवों में सिर उठाए खड़े आम, जामुन, बरगद, नीम, पीपल, शीशम आदि के वृक्ष गांवों की शान होते हैं, तो बांस की झुरमुट से हवा के साथ आती आवाज मनोरम संगीत की अनुभूति कराती है। गांव और शहर के जीवन वातावरण में पर्याप्त अंतर होता है। गांव में ना मोटर गाड़ियों का शोर होता है और न ऊंची चिमनियों से निकलते धुएं का प्रदूषण। शहर की भांति यहाँ कंक्रीट के जंगल नहीं हैं। शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें और चमकते मकान हैं, तो गांव में कच्चे घर और छप्पर, जिनमें रहने वाले मनुष्यों में ही प्रेम नहीं बांटते, बल्कि पशु पक्षियों तक से आत्मिक लगाव रखते हैं। बहुत से गांवों में आज भी बिजली, स्कूल, परिवहन के साधन, सड़क तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी है। स्वतंत्रता के बाद से हमारे देश के गांवों में काफी बदलाव आ गया है। बहुत से गांवों में बिजली पहुंच जाने के कारण उनका कायाकल्प हो गया है। सड़कें बन जाने से गांवों की दशा अब सुधर गई है। अब किसान अपने अनेक काम मशीनों से करने लगे हैं। विद्यालय, बैंक, अस्पताल, डाकघर, आवश्यक वस्तुओं की सुलभता के कारण अब गांव पहले जैसे बदहाल नहीं रहे। नालियां, पक्की गलियां गांवों के विकास की कहानी कहते नजर आते हैं। गांव में मानवीय मूल्य और भारतीय संस्कृति की विशेषताएं आज भी अपने चरम रूप में दिखाई देती हैं। यहाँ सहभागिता, सामूहिकता, सहयोग की भावना सर्वत्र दिखाई देती है।
यहाँ के लोगों में सच्चाई, उदारता, सादगी, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना आदि गुण विद्यमान हैं। गांव के लोग प्रेम पूर्वक एक दूसरे का साथ देते हैं। गांव सुंदर होने के साथ स्वास्थ्यवर्धक स्थान भी है। गांवों में ताजी सब्जियां, शुद्ध दूध, प्रदूषण मुक्त ताजी हवा तथा शांत वातावरण हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। अभी भी गांवों में सुख सुविधाएं जुटाने की आवश्यकता है ताकि वहां के लोगों का रहन सहन का स्तर सुधर सके। सरकार ग्रामीण जनों तथा सभी के सामूहिक प्रयास से गांवों को आदर्श बनाया जा सकता है। नैतिक शिक्षा की आवश्यकता। संकेत बिंदु। नैतिक शिक्षा का अर्थ। विद्यालयों में नैतिक शिक्षा की अनिवार्यता। नैतिक शिक्षा देने में परिवार का भरपूर सहयोग होना। विद्यालयों में नैतिक शिक्षा के प्रति शिक्षक शिक्षिकाओं की सहभागिता। नाटक, संगीत और कहानियों के माध्यम से शिक्षा देना। नैतिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए समय निकालना। नैतिक शिक्षा यानी एक इंसान के अच्छे गुण, सत्य, अहिंसा, सामाजिक रीति रिवाजों का पालन करना आदि का ज्ञान कराना ही नैतिक शिक्षा कहलाता है। नैतिक शिक्षा की आवश्यकता छोटे बड़े सबके लिए आवश्यक है, लेकिन विद्यालयों में इस प्रकार की शिक्षा या संस्कार विद्यार्थियों को कब और कैसे दिया जाए, सारा ध्यान इसी पर केंद्रित है। इस पर ध्यान देना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आज का विद्यार्थी ही भविष्य का कर्णधार है। भविष्य के इन कर्णधारों की आत्मा और सोच यदि नैतिक मूल्यों से संपन्न नहीं होगी तो निश्चित रूप से राष्ट्र, समाज और परिवार का विकास कैसे होगा। सच तो यह है कि आज समाज में सभी लोगों के जीवन व्यवहार एवं मूल्य इस सीमा तक खोखले और मिथ्या हो गए हैं कि बच्चों को नैतिक शिक्षा कौन दे, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न बनकर रह गया है। एक सच और भी है, वह यह कि तालाब के पानी पर काई जरूर छाई है, लेकिन पूरा पानी कीचड़ में परिवर्तित नहीं हुआ है। संभावना के अंकुर बचे हुए हैं और नैतिक मूल्यों का एकदम से ह्रास नहीं हुआ है। विद्यालयों में नैतिक शिक्षा की आवश्यकता और अनिवार्यता पर आज सभी सहमत हैं, किंतु यह शिक्षा केवल उपदेश देने भर से मिल पाएगी, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पर उपदेश कुशल बहुतेरे की बात तो सच है, लेकिन महात्मा गांधी की तरह गुड़ खाना छोड़ने पर ही दूसरे के बच्चे को गुड़ न खाने की सीख देने का नैतिक बल और संकल्प आज शायद कुछ ही लोगों के पास हो। नैतिक शिक्षा की जिम्मेदारी केवल विद्यालय पर ही नहीं छोड़ी जा सकती। वास्तविक नैतिक शिक्षा तो बच्चे को उसके अपने परिवार से मिलती है। घर के सदस्य यदि अपनी सोच और अपने आचरण की शुद्धता पर खरे उतरते हैं, तो बच्चे को नैतिक शिक्षा बड़े अंशों में परिवार से ही मिल जाएगी। विद्यार्थियों को अध्यापक कक्षा में किसी विषय को पढ़ाते समय विचार के स्तर पर ऊंचे नैतिक मूल्यों की सीख दे सकते हैं। परीक्षाओं में नैतिक मूल्य संबंधी विवेचनात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रार्थना सभा में ऐसी चर्चाएं, ऐसे नाटक, गीत और कहानियां सुनी सुनाई जा सकती हैं जो नैतिक रूप से सशक्त व्यक्तित्वों का निर्माण कर सके। विभिन्न गतिविधियों से छात्रों को जोड़कर नैतिक मूल्यों को उनके व्यवहार में उतारा जा सकता है। आज के इस आधुनिक युग में लोग तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लोगों के पास समय नहीं है, परंतु नैतिक मूल्यों की शिक्षा को ग्रहण करने का समय सभी के पास होना चाहिए। आधुनिक भारत में हम कितना भी विकास कर लें, परंतु मनुष्य के पास नैतिक शिक्षा नहीं है तो वह कुछ करके भी कुछ भी विलास नहीं कर पाएगा।
नए समाज में नारी का स्थान। संकेत बिंदु। नारी के महत्व को समझना। वर्तमान में पुरुषों के समक्ष नारी का स्थान। अनेक प्रतियोगिताओं में नारी का महत्वपूर्ण स्थान। नारी के प्रति नए समाज की सकारात्मक सोच। नारी को भी अपने अधिकार के प्रति सजग रहना। नर नारी के सम्मिलित प्रयासों से देश का विकास। प्राचीन काल में हमारे समाज में नारी का महत्व नर से बढ़कर होता था। किसी समय तो नारी का स्थान इतना बढ़ गया था कि पिता के नाम के स्थान पर माता का नाम ही प्रधान होकर परिचय का सूत्र बन गया था। मनु ने नारी का महत्व बताते हुए कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। धीरे धीरे समय के पटाक्षेप के कारण नारी की दशा में कुछ अपूर्व परिवर्तन हुए। वह अब नर से महत्वपूर्ण न होकर उसके समक्ष होने में भी संघर्ष की लड़ाई लड़ रही है। अगर पुरुष ने परिवार के भरण पोषण का उत्तरदायित्व संभाल लिया तो घर के अंदर के सभी कार्यों का बोझ नारी ने उठाना शुरू कर दिया। दुनिया के अधिकतर समाजों में आज स्त्री को पुरुष के समक्ष नहीं समझा जाता। अब जब समाज का ढांचा महानगरों और उनके आसपास ऊपर से कुछ नया सा दिख रहा है, तो इस तथाकथित नए समाज में देखें कि स्त्री बचपन से वृद्धावस्था तक कौन से पायदान पर खड़ी है। आज अंतरिक्ष तक भारतीय मूल की लड़कियां यात्रा कर सुरक्षित लौट आई हैं। सुनीता विलियम्स अकेला एक नाम नहीं है जो स्त्री जाति के गौरव को दर्शाता और बढ़ाता है। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में स्त्री के साहस, विवेक, कुशाग्र बुद्धि, प्रबंध कौशल, इच्छा शक्ति की दृढ़ता को प्रमाणित करने वाले अनेक व्यक्तित्व हैं। नए समाज में महिलाओं ने यह जो सुनहरा पृष्ठ लिखा है वह निश्चित रूप से काफी गहराई तक महिलाओं को आशान्वित करता है। एक जमाना था जब कुछ जातियों में लड़की को पैदा होते ही मार दिया जाता था। कुछ सम्मानित नाम गिनाकर हम स्त्रियों के प्रति इतिहास के उस गहरे अंधकार को झुठला नहीं सकते। आज जहां जहां शिक्षा व दूसरे साधनों का प्रसार हुआ है, वहां वहां स्त्री ने अपने व्यक्तिगत और सामूहिक यात्रा में मजबूती और तेजी से कदम बढ़ाए हैं, लेकिन इस सफर में अभी बहुत कम और बहुत छोटे हैं। नए समाज की सोच में कमोबेश बदलाव आया, अभी और सृजनात्मक बदलाव आने बाकी हैं। सबसे सुखद बात यह है कि इन बदलावों को लाने में स्त्री जाति की स्वयं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यह काम किसी बड़े आंदोलन के रूप में चाहे नजर न आ रहा हो, लेकिन लड़कियों के अंदर संघर्ष और उम्मीद ने अवश्य सिर उठाया है। कुछ दशाएं ऐसी भी हैं जो स्त्री के स्वर्णिम भविष्य की राह में आशंकाएं खड़ी करती हैं। भ्रूण हत्या, स्त्रियों के प्रति बढ़ते यौन अपराध, धन कमाने की अंधी होड़ में स्त्री मन और स्त्री देह का जघन्य दोहन। नारी को अब एक जमात के रूप में एकजुट होकर मजबूती से अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों से लड़ना होगा। कई बार दुख तब और भी ज्यादा होता है जब नारी ही नारी को आगे बढ़ने से रोकती है। निस्संदेह नारी की वर्तमान दशा में निरंतर सुधार राष्ट्र की प्रगति का मापदंड है। वह दिन दूर नहीं जब नर नारी सभी के सम्मिलित प्रयास फलीभूत होंगे और हमारा देश विश्व के अन्य अग्रणी देशों में से एक होगा। वृक्षारोपण। संकेत बिंदु। वृक्षारोपण से प्रकृति का संतुलन बनना, वनों की गोद से सभ्यता का विकास, वृक्ष से जीवनदायी ऑक्सीजन की प्राप्ति,
वन जंगली पशु पक्षियों का निवास स्थान, वृक्षों से विभिन्न औषधियों की प्राप्ति, वृक्ष कृषि के लिए उपयोगी वर्षा, वृक्षों की कटाई जीवन के लिए अमंगलकारी, भारत में वृक्षों की पूजा, इसके प्रति सरकार का ध्यान होना। हमारे देश भारत की संस्कृति एवं सभ्यता वनों में ही पल्लवित तथा विकसित हुई है। यह एक तरह से मानव का जीवन सहचर है। वृक्षारोपण से प्रकृति का संतुलन बना रहता है। भारत की सभ्यता तथा संस्कृति का जन्म भी वनों की गोद में ही हुआ है। यहाँ वृक्षों की सघन छाया में बैठकर ऋषियों तथा सिद्ध पुरुषों ने ज्ञान के बेशकीमती रत्न दिए हैं। वन उन संतों और ऋषियों के समान हैं जो अपना सर्वस्व अर्पित कर जन कल्याण करते हैं और शिव की भांति विष पान कर हमें जीवनदायी ऑक्सीजन देते हैं। वनों में धरती तथा वृक्ष हरियाली की चादर ओढ़े रहते हैं। विभिन्न प्रकार के पक्षियों की चहचहाहट मन को प्रसन्न करती है। जंगली जीव तथा जानवर वन की गोद में वास करके निडर जीवन बिताते हैं। वनों के पेड़ पौधों तथा वनस्पतियों का भंडार मात्र न मानकर सभ्यता के विकास का अमूल्य साधन कहा जाता है। इनकी उपयोगिता अनेक रूपों में हमें दिखाई देती है। वन महोत्सव का आधुनिक अभिप्राय वृक्षारोपण या वृक्ष लगाना है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की कृषि बहुत कुछ वर्षा की अनुकूलता पर निर्भर रहती है। अतः वनों की उपयोगिता इस दृष्टि से सिद्ध है। इसके अतिरिक्त पीपल, केला, तुलसी, बरगद, आंवला आदि की पूजा के भाव को सभी जानते हैं। विद्वानों ने वृक्षों को मित्र, सहायक और शिक्षक का स्थान दिया है। जीवों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को वृक्ष ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इनकी पत्तियों, छालों एवं जड़ों से विभिन्न प्रकार की औषधियां बनाई जाती हैं। वृक्ष हमें छाया प्रदान करते हैं। जहां वृक्षों की मात्रा अधिक होती है, वहां वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने पेड़ पौधों के महत्व को समझाते हुए कहा है कि पृथ्वी द्वारा स्वर्ग बोने का अथक प्रयास है ये पेड़। आधुनिक सुख सुविधा की चाहत में मनुष्य वृक्षों की कटाई करके वनों के विनाश में लगा हुआ है। यह एक बुरा कार्य है जो मानवता तथा प्राणी जगत के लिए अमंगलकारी है। वनों के संरक्षण के साथ साथ वनों का विकास आज के भौतिकवादी समय की एक पुकार है। इसके लिए वन महोत्सव की उपादेयता एक वरदान है। इससे हमें दो प्रकार के लाभ हैं, धार्मिक लाभ एवं भौतिक लाभ। पौराणिक मान्यता के अनुसार अपने जीवन में 5 वृक्ष लगाने वाले व्यक्ति को स्वर्ग लाभ मिलता है। शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ साथ जनता में वन महोत्सव के प्रति जागरूकता आती जा रही है। सरकार द्वारा इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यावरणविद एवं वैज्ञानिक आजकल वृक्षारोपण पर अत्यधिक जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि पर्यावरण संतुलन एवं मानव की वास्तविक प्रगति के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। सरकार को इस ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षा का महत्व। संकेत बिंदु। शिक्षा भारतीय सांस्कृतिक मूल स्तंभ। शिक्षा से भावी जीवन का निर्माण। विद्यार्थियों के लिए सर्वश्रेष्ठ धन। विद्या ददाति विनयम का मंत्र। शिक्षा से बुद्धि का विकास। शिक्षा के बिना मनुष्य पशु समान। कुशल समाज का निर्माण। संस्कृत का एक श्लोक है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले जाओ।
यह प्रार्थना भारतीय संस्कृति का मूल स्तंभ है। जब अंधकार होता है तो मनुष्य को कुछ दिखाई नहीं देता। जब वह प्रकाश में आता है तो चारों ओर उजाला हो जाता है। यहाँ प्रकाश से तात्पर्य ज्ञान से है। ज्ञान से व्यक्ति के जीवन में अंधकार नष्ट हो जाता है। उसका वर्तमान और भावी जीवन जीने योग्य हो जाता है। ज्ञान उसकी सुप्त इंद्रियों को जागृत करता है। उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, जो उसके जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाती है। शिक्षा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक शिक्षा का पाठ पढ़ता है। पुराने समय में गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी, लेकिन आज विद्यालयों व विश्वविद्यालयों में शिक्षकों द्वारा ज्ञान देने का कार्य किया जा रहा है। ज्ञान का अर्थ मात्र शब्द ज्ञान से नहीं है। यदि पढ़े हुए विषय का अर्थ न पता हो तो यह गधे की पीठ पर रखे हुए चंदन के भार के समान निरर्थक होता है। अर्थात जिस प्रकार चंदन की लकड़ी को ढोने वाला गधा केवल उसके भार का ही ज्ञान रखता है, किंतु चंदन की उपयोगिता को नहीं जान पाता, उसी प्रकार जो विद्वान अनेक शास्त्रों का अध्ययन बिना अर्थ समझे करे, वह उन गधों की भांति ग्रंथ भार के ढोने वाले हैं। विद्या सर्वश्रेष्ठ धन है। इसे चोर भी चुरा नहीं सकता और दूसरों को देने पर बढ़ता है। देश विदेश कहीं भी हो, विद्या ही अच्छा मित्र है। विद्या से विनय, विनय से योग्यता, योग्यता से धन और धर्म तथा धर्म से सभी सुखों को प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान से बुद्धि तेज होती है। जहां अनेक राजाओं ने तलवार चलाकर और हिंसा करके अपने राज्य को फैलाया, वहीं चाणक्य ने अपनी बुद्धि के बल पर संपूर्ण नंद वंश का नाश कर चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बैठाया। यह बुद्धि की जीत थी और इसे ज्ञान ने ही आगे बढ़ाया था। विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है, जिसे कोई अपने पास बैठाना नहीं चाहता। शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान के प्रकाश से शुभ अशुभ, भले बुरे की पहचान करा के आत्मविश्वास की प्रेरणा देती है। बिना शिक्षा उन्नति की कल्पना नहीं कर सकते। शिक्षा देश की उन्नति व विकास का मूल मंत्र है। शिक्षित नागरिक ही एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकता है।